कंप्लीट हिंदी नॉवल मुझे बद्दुआ न देना। बेचारों नशे में धुत पड़े थे। शराब की बोतलें उनके आसपास बिखरी हुई थीं और माहौल में बदबू फैला रही थीं। समुद्र की लहरें रात के सन्नाटे में शोर मचा रही थीं। यार बस करो पीना, घर कैसे जाएंगे? आर्यन ने यश को फिर से शराब मुंह से लगाते देखकर टोका था। उन तीनों के मुकाबले आर्यन ने कम पी रखी थी, जबकि वो तीनों अपने होश खो रहे थे। यार आज की रात तो ऐश करने दे। मेरे पापा इलेक्शन जीत गए हैं, यश बोलते हुए लड़खड़ाया और गिरते गिरते बचा था, जबकि मयंक और जैन समुद्र की सूखी रेत पर गिर पड़े थे। वे इतनी शराब पी चुके थे कि उठने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। रात बहुत हो गई है, चलो उठो, घर चलते हैं। आर्यन गाड़ी की चाबी उठाते हुए उन्हें भी उठाने लगा, लेकिन वे एक इंच भी नहीं हिले थे। नहीं, आज की रात यहीं रुकते हैं, चांदनी रात के नीचे। जैन नशे में धुत होकर बोला था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। नशा धीरे धीरे उसके होश छीन रहा था। यार पागल हो गए हो तुम लोग। मेरी कल पॉलिटिकल मीटिंग है, मुझे अभी घर जाना है, डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। वो उन तीनों को गुस्से से देखते हुए बोला था, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ था। गुस्से में आर्यन ने समुद्र से एक बोतल में पानी भरा और तीनों पर बारी बारी उंडेल दिया। ये क्या है आर्यन? यश चीखा था। उसके सारे कपड़े भीग चुके थे, जबकि मयंक और जैन भी हड़बड़ाकर उठ बैठे थे। वे भी आर्यन को सख्त नजरों से घूर रहे थे। चलो उठो, घर चलते हैं, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। ये कहकर वो गाड़ी की ओर बढ़ गया। वो भी लड़खड़ाते हुए गाड़ी तक आ गए थे। यार शराब तो है, पर शबाब नहीं, मजा नहीं आ रहा, यश चलते हुए अटक अटक कर बोला था, जबकि मयंक और जैन ने उसकी बात पर एक बेजान सा ठाका लगाया था। वो लोग गाड़ी तक पहुंच चुके थे। आर्यन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था, यश आगे, जबकि मयंक और जैन पीछे बैठ चुके थे कि तभी आर्यन को बैक व्यू मिरर में गाड़ी के पीछे किसी का साया दिखाई दिया। यार रुक रुक, गाड़ी के पीछे कोई है। आर्यन ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपने साथ बैठे यश से कहा था। उसकी बात पर तीनों ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा, जहां कोई गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को खतरे का एहसास हुआ, क्योंकि उसका संबंध राजनीतिक पार्टी से था और उसके दुश्मनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। वे हर वक्त उसकी ताक में रहते थे। कई बार उस पर फायरिंग से हमले भी हो चुके थे, मगर उसने बड़ी महारत से खुद को हर हमले से बचाया था। उसने जल्दी से गाड़ी में रखी रिवॉल्वर उठाई और गाड़ी से निकलने लगा। रुक यार, हम भी साथ चलते हैं, यश ने कहा तो वो सब बिना आवाज़ किए बहुत ही खामोशी से गाड़ी से नीचे उतरे थे। आर्यन दोनों हाथों में रिवॉल्वर थामे सामने दिख रहे गहरे साए पर निशाना लगाए हुए धीरे धीरे चल रहा था, जबकि वो तीनों भी दबे पांव उसके पीछे पीछे चल रहे थे कि तभी अचानक उस साए के पास पहुंचकर आर्यन ने रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। लेकिन अगले ही पल वो तीनों हक्का बक्का रह गए। वो उनका कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत सी कम उम्र लड़की थी, जो उन चारों को देखकर कांप उठी थी। दरअसल वो अपने घर वालों के साथ समुद्र किनारे घूमने आई थी और वहीं भीड़ में खो गई थी। कौन हो तुम? आर्यन ने तुरंत रिवॉल्वर नीचे किया था, जबकि नशे में होने की वजह से यश, मयंक और जैन की आंखों में उस मासूम को देखकर हवस उतर आई थी। वो बेहद खूबसूरत थी। नशे में होने की वजह से उन्हें वो कोई भटकी हुई परी लग रही थी। मैं रास्ता भूल गई हूँ, वो हकलाते हुए डर से बोली थी। आर्यन के हाथ में रिवॉल्वर देखकर वो डर के मारे थर थर कांप रही थी। उसे डर था कि कहीं वो उस पर गोली ही न चला दे। किसके साथ आई थी? आर्यन ने नरम लहजे में पूछा था। उसका मासूम हुस्न आर्यन के होश उड़ा गया था। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बेख्तियार उसके गालों को छुआ था। उसका नशा भी उस लड़की को देखकर बढ़ गया था। वे तीनों भी बड़ी गहरी दिलचस्पी निगाहों से उसे देख रहे थे, और वो लड़की खुद को दुपट्टे से ढकते हुए आर्यन के छूने से सहमकर पीछे हुई थी। मामा लोगों के साथ, वो मुश्किल से बोली थी। आर्यन ने सिर से पैर तक उसके डरे हुए चेहरे को देखा। नशा एकदम से और भी बढ़ गया था। जवानी की बेखुदी हावी हो रही थी। नाम क्या है तुम्हारा? इस बार जैन ने सवाल किया था। उसका हुस्न देखकर उन तीनों की आंखें चमक उठी थीं। उनके शैतानी दिल उसके बारे में गलत सोचने लगे थे। आस्था, उसने कहा तो मैं उनके होठों पर एक कमीनी सी मुस्कान आई थी। वो बेख्तियार 2 कदम आगे बढ़ा था तो वो भी पीछे को सरक गई थी। दूर दूर रहिए मुझसे, वो डरते हुए बोली। वो उन चारों से खौफ खा रही थी, जिनकी आंखों में वो अपने लिए गंदी हवा से साफ देख सकती थी। बहुत खूबसूरत हो तुम, और तुम्हारा नाम भी बहुत खूबसूरत है। यश ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपना अंगूठा फेरा था और वो तड़प कर पीछे हुई थी। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत हो। आओ हमारे साथ आज की रात बिताओ, जो कीमत मांगोगी देंगे। मयंक, जिसकी सोच बेहद घटिया थी, वो क्यों पीछे रहता?
वो भी गंदी मुस्कान के साथ आगे आ गया था। यश और जैन ने एक दूसरे को देखकर शातिर अंदाज में आंख मारी थी। शराब और जवानी का नशा चारों पर हावी था। दूर रहो मुझसे, वरना मैं शोर मचा दूंगी, वो अपने डर पर काबू पाते हुए पीछे हटते हुए बोली थी, जबकि उन चारों का जोरदार ठहाका गूंज उठा था। अच्छा जी, तो चलो मचाओ शोर, हम भी देखते हैं कि कौन आता है। मयंक ने हंसते हुए उसकी बात का मजाक उड़ाया था। उनके इरादे आस्था को बेहद खतरनाक लग रहे थे, जो उसे चारों तरफ से घेरे खड़े थे। उसने अपने अंदर हिम्मत जुटाई और मयंक, जो उसके करीब आ गया था, उसे पूरी ताकत से धक्का देकर अंधाधुंध भागी थी। पकड़ो उसे, भागने न पाए, जैन ने जल्दी से कहा और उसके पीछे दौड़ लगा दी, जो बहुत तेजी से उनसे दूर भाग रही थी। वे चारों नशे की हालत में पागलों की तरह उसके पीछे भागे थे। जबकि वो रोते हुए लगातार भाग रही थी, तभी अंधेरा होने की वजह से उसका पैर एक भारी पत्थर से टकरा गया और वो मुंह के बल गीली रेत पर जा गिरी थी। दर्द की शिद्दत से वो दोहरी हो चुकी थी। उसने उठना चाहा, मगर पैर पर जोर डालते ही वो फिर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मयंक उसके पास पहुंच चुका था। उसकी सांसें जैसे थम गईं। बाकी भी भागते हुए उसके पीछे आ गए थे। उसने हिम्मत करके उठना चाहा और मुश्किल से दौड़ लगाई, मगर सब बेकार। आर्यन 1 मिनट के अंदर बिजली की तेजी से उसके पास पहुंच चुका था। उसने आस्था को बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया था। वो रात की खामोशी में जोर जोर से चीखी थी, मगर वहां उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। चिल्लाओ और चिल्लाओ, वो हंसते हुए बोला और बेरहमी से उसे गीली रेत पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया था। बाकी तीनों भी उनके पास पहुंच चुके थे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, वो जोर जोर से सिर हिलाते हुए रो रही थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें आंसुओं से भर चुकी थीं। आर्यन ने बेरहमी से उसे हर पर्दे से आज़ाद कर दिया। आस्था ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर उसने उसे उसे जोर से धक्का दिया। वो दर्द और डर से कांप उठी थी और फिर कुछ ही पलों में उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी चीखें रात की खामोशी में खो गई थीं। गीली रेत पर वो टूटी हुई पड़ी थी, जबकि बाकी तीनों खामोशी से ये सब देखते रहे। एक पल के लिए आर्यन के दिल में उसके लिए रहम जागा था, मगर देर हो चुकी थी। आस्था दर्द से निढाल हो चुकी थी। मयंक तो अपनी इंसानियत ही भूल चुका था। बस करो मयंक, वो मर जाएगी, आर्यन ने घबरा कर कहा था। मयंक पागलों की तरह अपनी दरिंदगी दिखा रहा था। जब आर्यन ने आस्था को दर्द से बेहोश होते देखा तो उसकी आवाज़ पर मयंक आखिर उससे अलग हुआ और अपने कपड़े ठीक करने लगा। आस्था की आंखों से आंसू जैसे सूख चुके थे। उसका पूरा अस्तित्व टूट चुका था। वो दर्द, अपमान और बेबसी में निढाल पड़ी थी। उन चारों बिगड़े हुए अमीर लड़कों ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। आस्था वहीं गीली रेत पर बेसुध और टूटी हुई पड़ी रह गई, जबकि वे चारों उसे अकेला छोड़कर वहां से चले गए। समुद्र की लहरों में तूफान सा उठ खड़ा हुआ था। हवाएं अपने जालिम रूप में आंधी बन चुकी थीं। उड़ती हुई मिट्टी उसकी वीरान आंखों पर आकर ठहर गई थी। एक आंसू उसकी आंखों के कोने से फिसलकर कहीं रेत में खो गया था और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होती चली गईं। कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मैं अपनी बहन को क्या जवाब दूंगा? राघव जी दुख भरे लहजे में बोल रहे थे। वो आस्था को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, मगर उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। रात के 3 बज चुके थे और वे सब अब तक आस्था को तलाश कर रहे थे। वो इस शहर में नहीं थी। उसे इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। घर में सभी परेशान बैठे थे। पापा, हमें पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। वो ऐसे नहीं मिलेगी, समीर थके हुए स्वर में बोला। वो शाम से राघव और साहिल के साथ मिलकर आस्था को ढूंढ रहा था। तुम पागल हो गए हो समीर, पुलिस में रिपोर्ट की तो हमारी बदनामी हो जाएगी। राघव जी बेटे की बात पर गुस्से में आ गए थे। वो किसी भी हालत में ये बात घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। तो फिर क्या करें पापा? ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? वो हमें ऐसे नहीं मिलेगी, सिर्फ पुलिस ही उसे ढूंढ सकती है अब। पिता की बात पर साहिल तड़प कर बोला था। वो जानता था कि ये उनके बस की बात नहीं थी। वे पिछले 8 घंटों से उसे लगातार ढूंढ रहे थे, मगर उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। हरगिज नहीं, पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करना। उन्होंने साफ इनकार में सिर हिलाया था। तो फिर और क्या करें? राघव जी, फागुनी जी भी थके हुए स्वर में बोली थी। उन्हें बेटे की बात सही लग रही थी, हर बात अपनी जगह, लेकिन पुलिस की मदद के बिना भी लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। पास खड़ी आशा और नंदिनी, जो आस्था की ही हम उम्र थीं, सबकी बातें चुपचाप खड़ी सुन रही थीं। हम खुद ही तलाश करेंगे, पुलिस को शामिल नहीं करना, बस, वो अंतिम लहजे में कहते हुए उठकर खड़े हुए थे। फागुनी जी और बाकी सब उनके साथ बेबस होकर रह गए थे।
चलो वापस समुद्र वाली जगह पर तलाश करते हैं, वहाँ के लोगों से पूछेंगे, शायद आस्था का कुछ पता चल जाए। वो फ़ोन जेब में रखते हुए बोले थे। समीर और साहिल भी राघव जी की बात से सहमत होकर उठकर उनके पीछे पीछे चल दिए थे। वो उन तीनों को छोड़कर घर आ गया था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। घर में सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे और नौकर भी अपने क्वार्टर में जा चुके थे। वो बड़े से लॉन्च को पार करता हुआ सीधे अपने कमरे में चला गया। वो लगातार बेचैनी की हालत में लग रहा था। आते ही उसने एसी चलाया और नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। ठंडे पानी के नीचे खड़े होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में आग लगी हो। उसे महसूस हो रहा था कि वो इसी आग में जलकर राख हो जाएगा। बार बार उस मासूम लड़की का चेहरा उसकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। दिल की हालत उसके लिए अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। जब उसे थोड़ा सा होश आया तो नशे में किया गया अपना जुल्म और बेरहमी याद आने लगी थी। वो इतना निर्दयी इंसान तो नहीं था। फिर उसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू रखना उसके लिए कभी मुश्किल नहीं था। फिर उस रात वो खुद को रोक क्यों नहीं पाया? करीब 1 घंटे तक वो शावर के नीचे खड़ा खुद से लड़ता रहा। जब पैरों में दर्द होने लगा तो उसने तौलिया लपेटा और बाहर आ गया। कमरा पूरी तरह एसी की ठंडक से भर चुका था, मगर उसे अब भी अपने शरीर में तपिश महसूस हो रही थी। वो सिर झुकाए रॉकिंग चेयर पर जाकर बैठ गया और सिगरेट जलाने लगा, लेकिन उसकी बेचैनी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। गुस्से में उसने पास रखा गिलास उठाकर जमीन पर दे मारा। जिंदगी में पहली बार उसने किसी लड़की की इज्जत को ठेस पहुंचाई थी। उसकी मर्जी के बिना उसे छुआ था, उसके आत्मसम्मान को कुचल दिया था। उसका दिल कर रहा था कि वो खुद को ख़त्म कर दे। शराब के नशे में वो एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। उसकी दर्द भरी चीखें और सिसकियाँ अब तक उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने घबराकर अपने कानों पर हाथ रख लिया। पूरी रात उसकी आंखों में ही कट गई थी। कभी बिस्तर पर तो कभी सोफे पर वो करवटें बदलता रहा। उसका ज़मीर उसे लगातार धिक्कारता रहा था। वो फ़ोन की टॉर्च से समंदर के पास सभी जगहों पर आस्था को तलाश कर रहे थे। फिर 1 घंटे की खाक छानने के बाद समंदर के बिल्कुल करीब समीर को कोई साकित सा शरीर दिखाई दिया था, जो लहरों की चपेट में बह जाने के करीब था। पापा, वहाँ कुछ है, समीर जोर से चीखा था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। उसकी आवाज़ पर साहिल और राघव जी दौड़ कर आए थे। क्या हुआ समीर? क्या है वहाँ पर? वो उसके करीब आकर बेचैनी से बोले थे। पापा, वहाँ कुछ है, कोई बेहोश पड़ा है शायद। समीर ने समंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो साहिल और राघव जी उस तरफ जल्दी से बढ़ गए थे। सबके दिलों में डर उठ रहे थे। डरावने ख्याल दिमाग में घूम रहे थे। कुछ सेकंड के अंदर भी लोग समंदर के पास पहुंच चुके थे। गहरा अंधेरा होने की वजह से वो लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। साहिल ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और उस शरीर के चेहरे पर रोशनी डाली तो उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। साहिल का हाथ कांप गया था। फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा था। आस्था! राघव जी धड़ाम से नीचे गिरे थे। आंखों में अविश्वास था। आस्था के साके शरीर पर कपड़े अस्त व्यस्त पड़े थे। जगह जगह दरिंदगी के निशान थे। होंठ फटे हुए थे। चेहरे पर आंसुओं की साफ लकीरें थीं। पैरों और टखनों की जगह पर खून जम गया था। आस्था, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ तुम्हें? उनका सदमा टूटा तो वो उसका चेहरा हाथों में लिए तड़प तड़प कर रो पड़े थे। यही हाल साहिल और समीर का भी था। वो दोनों बहनों की तरह उसे मानते थे। उसकी हालत देखकर वो भी टूट कर रह गए थे। साहिल और समीर ने राघव जी को संभाल कर जल्दी से आस्था के बेसुध वजूद को गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए थे। ये गंभीर जबरदस्ती का मामला है, पुलिस को खबर करनी होगी। कुछ देर के बाद एक फीमेल इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला तो डॉक्टर बाहर आकर बोली थी और अस्पताल की पूरी छत जैसे उन तीनों पर आकर गिरी थी। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? राघव जी गहरे सदमे में डूबे हुए बोले थे। जी बिल्कुल सही कह रही हूँ। लड़की की हालत नाजुक है। उसके साथ सामूहिक अत्याचार हुआ है। पुलिस को खबर करना बहुत ज़रूरी है। राघव जी के कदम लड़खड़ा गए थे। वे गिरने वाले थे कि साहिल और समीर ने उन्हें संभाला था। प्लीज़ डॉक्टर, ये बात पुलिस तक मत पहुंचाइए। हम इज्जतदार लोग हैं, ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। समीर ने विनती की थी। देखिए, बच्ची के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। उन दरिंदों को सज़ा मिलनी चाहिए, वरना न जाने और कितनी लड़कियां उनके हाथों बर्बाद हो जाएंगी। डॉक्टर एक बेहद समझदार और उम्र दराज की औरत थी। ठीक है डॉक्टर, आप पुलिस को खबर कर दीजिए। मैं उन दरिंदों को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। राघव जी अचानक बोले तो साहिल और समीर ने हैरानी से अपने बाप की ओर देखा था।
डॉक्टर पुलिस को खबर करने जा चुकी थी। पापा, ये आपने क्या किया? अभी तो आप घर में पुलिस को शामिल न करने की बात कर रहे थे। साहिल उनकी बात पर अविश्वास से बोला था। उसे राघव जी से इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो पुलिस को खबर करने के लिए इतनी आसानी से मान जाएंगे। अब बचा ही क्या है छिपाने को? हमारी बच्ची की इज्जत तो मिट्टी में मिल चुकी है, बर्बाद हो गई है वो। अब छिपाकर क्या करना? उनकी आवाज़ दुख से भर आ गई थी। वो गहरे दुख और दर्द में डूबे हुए से लग रहे थे। मैं आस्था के मैं आस्था के गुनहगारों को सजा दिलवा कर रहूंगा। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, वे टूटे हुए लहजे में बोले थे। साहिल और समीर चुप हो गए। अब उन्हें भी यही सही लग रहा था। इज्जत तो चली गई थी, मगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। आस्था को होश आ चुका था। पुलिस उसका बयान लेने पहुंच गई थी। राघव जी, साहिल और समीर भी वहीं पर मौजूद थे। उन्हें देखकर आस्था के दिल में दर्द उठा था। आंखों के कोने भीग गए थे। उसे 6 घंटे के बाद होश आया था। सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की आवाजें माहौल को और भी उदास बना रही थीं। जी आस्था, कल रात आपके साथ क्या हुआ था? एसीपी विशाल ने सवाल किया था। साथ ही 2 महिला कांस्टेबल भी वहां पर मौजूद थीं। आस्था ने खाली खाली आंखों से राघव जी की ओर देखा था, जो इस सवाल पर चेहरा फेर कर अपने आंसू रोक रहे थे, जबकि साहिल और समीर लाख हिम्मत जुटाकर मुश्किल से खड़े थे। उनके चेहरे अपमान और दर्द से लाल पड़े हुए थे। अगर बस चलता तो वे उन चारों को बीच चौराहे पर लटकाकर गोलियों से छलनी कर देते और सबके लिए एक सबक बना देते। बोली आस्था, ऐसे कैसे आपके गुनहगारों को सजा मिलेगी जब तक आप बयान नहीं देंगी? उसे लगातार खामोश देखकर एसीपी विशाल फिर से बोला था। राघव जी उसकी ओर मुड़े। बोलो बेटा, उन कमीनों को हम सजा दिलवाएंगे। तुम पर ढाया गया जुल्म हम किसी भी हालत में माफ नहीं करेंगे, वरना और लड़कियां भी उनकी दरिंदगी का शिकार हो जाएंगी। राघव जी ने भरे हुए लहजे में उसे बयान देने के लिए तैयार किया था। आस्था ने दर्द से आंखें बंद की और एक गहरी सांस अपने अंदर खींची थी। उस शाम मैं भीड़ में सबसे अलग हो गई थी, वो बताना शुरू कर चुकी थी। राघव जी, साहिल और समीर मुट्ठियां भींचे लाल आंखों से ये सब सुन रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कुछ कर डालते। लेडी कांस्टेबल उसका बयान लिखती जा रही थी। पुलिस कुछ ही घंटों में गुनहगारों की पहचान कर चुकी थी। वारदात की जगह पर जाकर वो अपराधियों तक पहुंच भी गई थी। कुछ देर में यश, मयंक और जैन गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि आर्यन अभी तक इन सबसे बेखबर था। पुलिस अभी तक उस तक नहीं पहुंच पाई थी। उन तीनों के डीएनए और फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए थे। पुलिस ने उठाकर उन्हें जेल में डाल दिया था। उन तीनों का परिवार बहुत असर रसूख वाला था। तुरंत ही रिश्वत देकर बेल कराने की कोशिश की गई थी, जबकि सामने एसीपी विशाल इस केस को संभाल रहा था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी के साथ गुजारी थी। वो हर हाल में आस्था को इंसाफ दिलाना चाहता था। वो अपने पेशे के साथ पूरी तरह ईमानदार था। यहाँ से दफा हो जाइए, क्योंकि बेल तो इनकी होने वाली नहीं। अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए तो मुफ्त में रिश्वतखोरी के केस में पकड़े जाएंगे। एसीपी विशाल एक एक शब्द चबाकर बोलता। उनके तन बदन में आग लगा गया था। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे एसीपी, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। यश के पिता महेश खन्ना गुस्से से जलते धमकी भरे लहजे में बोले थे। एसीपी विशाल ने उनकी बात को चुटकियों में उड़ा दिया था। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं सख्त एक्शन लूं तो शराफत से यहाँ से चले जाइए। इस बार वो सख्त और बर्फीले लहजे में बोला था। मयंक और जैन दोनों के पिता मौके की नजाकत को समझते हुए उठकर निकल गए थे, जबकि महेश खन्ना गुस्से में मुट्ठियां भींचे उनके पीछे निकल गया था। कुछ बताया उन कमीनों ने उस चौथे के बारे में? उनके जाने के बाद एसीपी विशाल अपने असिस्टेंट से मुखातिब हुआ था। जी सर, बता दिया है। वो एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले का बेटा है, जो खुद भी एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है। बहुत जाना माना नाम है उसका। आर्यन कपूर नाम है उसका। नेशनल असेंबली का अहम सदस्य है। असिस्टेंट ने उसे सारी जानकारी दी थी। आर्यन कपूर, एसीपी विशाल धीमे से बुदबुदाया। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था और फिर सेकंड के 1000वें हिस्से में उसे सब कुछ याद आ गया था। वे दोनों कॉलेज में क्लास फेलो और अच्छे दोस्त रह चुके थे, मगर उसके पिता की पोस्टिंग की वजह से उनकी दोस्ती छूट गई थी और इस तरह आर्यन से उसका संपर्क छूट गया था। शिंदे, टीम को तैयार करो, हम आर्यन के घर गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। एसीपी विशाल आदेश देकर गहरी सोच में डूब गया था। हम बैठे हैं चुपचाप, अपनी आबरू लुटाकर, सुकून दिल गवाकर, अपना तमाशा बनाकर, सब खाक में मिलाकर। काले बादल छाए हुए थे। तूफान आने वाला था। हवाएं जोर शोर से चल रही थीं। हर तरफ आंधी का माहौल था।
शहतूत का पेड़ जोर जोर से हिल रहा था, जैसे अपने उजड़ जाने के डर से रो रहा हो। वो पास ही खड़ी सारे मंजर को देख रही थी, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। वो आंधी जिससे डर कर वो कमरे में छुप जाया करती थी, आज उसी आंधी के बीच खड़ी अपने डर की परीक्षा ले रही थी। हवाओं का जोर इतना ज्यादा था कि वो उसे उल्टी दिशा की ओर खींच रही थी, मगर उसे परवाह कहाँ थी। इससे बड़ा तूफान तो उसकी जिंदगी में आया था, जिसने उसे उजाड़ कर न जाने किस पाताल में जाकर चैन पाया था। उसके वजूद का घमंड भी अपने साथ ले गया था। ऐ हवाओं के तूफानों के बादशाह, मुझे इंसाफ दो। क्यों मेरा मुकद्दर तुमने काली स्याही से लिखा? क्यों मेरी जिंदगी को गमों से भर दिया? क्यों मुझसे जीने का हक छीन लिया? क्यों, आखिर क्यों? वो अचानक तूफान के बीच गला फाड़ कर चीखी थी। आखिर में उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि उठता हुआ तूफान भी सहम गया था। वो अपने दुख उन हवाओं और तूफानों को सुना रही थी। शहतूत का बूढ़ा पेड़ जो काफी समय से उस खामोश दासी को देख रहा था, आज उसके अंदर की चीख पुकार ने उसे भी हिला कर रख दिया था। मगर वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उसकी आहें सुनने के। उस बूढ़े शहतूत के पेड़ ने शिद्दत से इंसान होने की ख्वाहिश की थी। कुछ देर के बाद तूफान थम चुका था और उसकी फरियाद भी, मगर उसकी आहें भगवान तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन अभी उसे और आजमाया जाना था। उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थीं, जिंदगी के कठिन इम्तिहान अभी बाकी थे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। काफी दिन गुजर गए थे उस दिन को। वो घर से तो क्या, कमरे से बाहर तक नहीं निकला था। सारी मीटिंग्स वो कैंसिल कर चुका था, जिसकी वजह से उसे करोड़ों का नुकसान हुआ था। घर में सबने उसकी तबीयत खराब समझकर बात को नजरअंदाज कर दिया था, जबकि उसके अंदर एक लावा सा धधक रहा था जो बाहर निकलने को बेताब था। बेचैनी किसी भी तरह से कम नहीं हो रही थी। रोती बिलखती आस्था उसके दिल और दिमाग पर नक्श होकर रह गई थी। वो उसके होशो हवास पर किसी साए की तरह छाई हुई थी और उतरने का नाम नहीं ले रही थी। हर चीज से उसका मन उचट चुका था। पछतावे का एहसास उसे अंदर ही अंदर खा जा रहा था। बिखरे हुए हुलिये में वो किसी जुआरी के जैसा लग रहा था, जिसने अपनी सबसे कीमती पूंजी खो दी हो। वो इतना खूबसूरत था कि उजड़ी हालत में भी अपने नाम की तरह आकर्षक लग रहा था। हमेशा लड़कियां उसकी मर्दाना पर्सनालिटी से प्रभावित होकर उसकी तरफ आती थीं, मगर आज आज पहली बार वो शराब के नशे में बहकर खुद किसी के पास आया था और अपनी हैवानियत से उसे कुचल डाला था। सोचों ने उसे आधा पागल कर दिया था। अभी भी वो रॉकिंग चेयर पर बैठा झूल रहा था कि तभी पुलिस की गाड़ी उसके हवेली जैसे घर के अंदर दाखिल हुई थी। वो जल्दी से खिड़की के पास आया था। एसीपी विशाल और उसकी टीम गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ रही थी। एक पल के लिए उसके हाथ पांव फूल गए थे। वो निडर था। पुलिस उसके इशारों पर नाचती थी, मगर अपने घिनौने अपराध के सबके सामने आ जाने से वो कांप गया था। इतनी जिल्लत और गिरावट की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो भारी कदमों से कमरे से निकलकर नीचे आ गया था। आइए आइए मिस्टर आर्यन कपूर। उसे आते देखकर एसीपी विशाल उठकर खड़ा हुआ। विक्रम कपूर और मिसेज कपूर पुलिस को घर में देखकर ठिठक गए थे, मगर मामला तो आर्यन के आने पर खुलना था, जिन्हें कब से आर्यन को बुलाने के लिए कहा जा रहा था। मगर वो कुछ देर में खुद ही आ चुका था। जी, किस केस में आप यहाँ पर आए हैं? विक्रम कपूर ने खुद को संभालते हुए पूछा था, मगर साफ जाहिर था कि पुलिस का उनके घर आना उन्हें नागवार गुजरा था। जबकि एसीपी विशाल को देखकर आर्यन की नज़रों में पहचान की झलक आई थी और फिर वो भी पहचान गया था। 10 साल पहले वो कॉलेज में क्लासमेट हुआ करते थे। जी, हम यहाँ पर आपके बेटे के केस में शामिल होने की वजह से आए हैं, एसीपी विशाल ने सीधे शब्दों में कहा था और जैसे उनके सिर पर बम फोड़ दिया, जिससे आर्यन कपूर का पूरा वजूद जैसे हवा में लटक गया था। ये क्या बकवास है? एसीपी की बात पर विक्रमजीत जोर से दहाड़े थे, जबकि एसीपी विशाल एकदम शांत खड़ा था। बकवास नहीं है विक्रम कपूर। आपका बेटा एक मासूम 19 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने में पूरी तरह शामिल है। आर्यन कपूर पत्थर का हो चुका था। घर के बाकी लोग और नौकर सब दंग रह गए थे। सबने अविश्वास से आर्यन की ओर देखा था, जो खुद एक खूबसूरती का नमूना था। फिर उसे इतनी गिरावट में जाने की क्या जरूरत थी, जबकि उसके पास खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ आर्यन? क्या ये सच है? वो फिर से शेर की तरह दहाड़े थे और उसका सिर झुक गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। शब्द थे जैसे ख़त्म हो चुके थे। जी, सब सच है। मैंने नशे की हालत में अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये सब किया था। शब्द नहीं, पिघला हुआ शीशा था जो आर्यन कपूर ने उनके कानों में उंडेल दिया था।
पछतावे ने उसे अपना अपराध स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन, ये तुमने क्या कर दिया? मिसेज कपूर सदमे से बोली थी, जबकि विक्रम कपूर सन्न रह गए थे। अजय कपूर और करण कपूर, आर्यन के दोनों बड़े भाई भी वहीं खड़े स्तब्ध रह गए थे। पुलिस आर्यन को हथकड़ी लगाकर ले गई थी। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसने खुद अपना अपराध स्वीकार किया था, इसलिए अब रोकने का कोई आधार भी नहीं बनता था। अगर वो इनकार करता तो शायद विक्रम कपूर बेटे को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करते, मगर आर्यन कपूर अपने ही विवेक के बोझ को सह नहीं पाया और उसने अपने लिए सजा चुन ली थी। मेरी बेटी का तुम लोग ख्याल नहीं रख पाए। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? इसीलिए मैंने उसे ननिहाल भेजा था। कमला जी आस्था की हालत देखकर सिसक उठी थी। उनका दिल टूट कर रह गया था। वो बिना आवाज के सिसक सिसक कर रो रही थीं, बिल्कुल बेबस थीं, कुछ कर नहीं सकती थीं। जबकि राघव जी, सुनीता जी उनके दुख में बराबर के शामिल थे और सिर झुकाए खड़े थे। कमला जी एक विधवा औरत थी और घरों में काम करके आस्था को पाला था। उन्होंने भाई के पास इसलिए भेज दिया था क्योंकि वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती थीं। सारा दिन उनका कामों में गुजर जाता था। आस्था की 2 बड़ी बहनें थीं जो लखनऊ में शादी करके बस चुकी थीं। वो अकेली रह गई थी। वो अपने परिवार में सबसे ज़्यादा सुंदर खूबसूरत थी, जिसकी वजह से उसके काफ़ी रिश्ते भी आ चुके थे। लेकिन कम उम्र होने की वजह से कमला जी ने अभी इस बात पर गौर नहीं किया था और ना ही किसी को सकारात्मक जवाब दिया था। राघव जी और सुनीता जी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो उनका बहुत ख्याल भी रखते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ रहने को भी कह चुके थे। लेकिन वो भाई पर बोझ नहीं डालना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने आस्था को यहाँ पर भेज दिया था और वहाँ काम करके उसकी शादी के लिए पैसे जमा कर रही थीं, ताकि शादी के बाद वो सुकून से भाई के घर अपना बुढ़ापा बिता सकें। लेकिन इस कयामत ने उनकी रूह खींच ली थी। कमला, वो मेरी भी बेटी है। मुझसे पूछो मैं कितना अंदर से तड़प रहा हूँ। मेरा बस चले तो उन चारों को सलीब पर लटकाकर चाबुक से मारूं और अपनी आस्था को इंसाफ दिलवाऊं। राघव जी दुख भरे स्वर में बोले थे। सुनीता जी की भी आंखें भीग रही थीं। आखिर वो भी 2 बेटियों की माँ थीं। मम्मी, आस्था की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो बुरी तरह उल्टियाँ कर रही है। बातों के दौरान निम्मी दौड़ कर आई और उसने खबर दी। मेरी बच्ची। कमला जी चारपाई से उठकर आस्था के कमरे की ओर भागी थी, जबकि राघव जी और सुनीता जी ने एक दूसरे को डर से देखा था। उनके दिल से दुआ निकली थी कि जो वो सोच रहे हो वो सच ना हो, वरना इस बार उनकी बदनामी सहन से बाहर होगी। आस्था, क्या हुआ मेरी बच्ची? कमला जी ने उसे उल्टी करते देखा तो दिल पर हाथ रख लिया था। वो औरत थी, एक पल में ही सब समझ गई थी। वो बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। राघव जी ने तुरंत लेडी डॉक्टर को फ़ोन किया तो वो घर आकर आस्था को चेक करने लगी। उनका डर सच निकला था। आस्था माँ बनने वाली थी। राघव जी, सुनीता और कमला जी सब टूट गए थे इस खबर को सुनकर। अपमान और डर उनके रग रग में उतर गया था। राघव जी के चेहरे के भाव पत्थर जैसे हो गए थे। वो गुस्से में उठकर पुलिस स्टेशन चले गए। अभी तक उनके इलाके में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी थी। एसीपी विशाल ने बहुत ही समझदारी से इस मामले को अंदर ही अंदर बिना किसी को पता चले संभाल लिया था। एक लड़के और उसके परिवार की क्या इज्जत होती है, ये बात वो अच्छे से जानता था। पहचानो मुझे, मिस्टर आर्यन कपूर। दोनों पुलिस स्टेशन में आमने सामने बैठे थे। जब एसीपी विशाल ने सवाल किया, आर्यन ने उसकी बात पर सिर उठाया। हाँ, जानता हूँ, पहचानता हूँ। कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? हम कॉलेज में दोस्त रह चुके हैं, वो धीरे से बोला था। पहली बार उसने थाने का सामना किया था। अपमान का एहसास उसे भीतर से तोड़ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम वो नहीं हो जिसे मैं जानता था। एसीपी विशाल ने साफ गोई से कहा। क्या मतलब तुम्हारी बात का? वो उसकी बात समझ नहीं पाया। साफ मतलब है, तुम क्या थे? क्या तुम ऐसे थे? नहीं, तुम ऐसे नहीं थे जो तुम अब कर चुके हो। एक जिंदा लड़की को मार डाला तुमने। क्या इतना कमज़ोर था तुम्हारा मन? उसकी बात पर आर्यन का सिर और झुक गया। शराब के नशे में था, पता ही नहीं चला कि क्या कर रहा हूँ, वो बेबस अंदाज में बोला। एसीपी विशाल को उसमें पछतावा दिखा। उसके चेहरे पर वो मलाल था जो बाकी तीनों के चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिला था। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी राघव जी गुस्से से अंदर आए। कहाँ है वो दरिंदा? मैं उन्हें मार डालूंगा, वो गुस्से भरे लहजे में बोले। आराम से बैठकर बात कीजिए राघव जी। इस तरह गुस्सा करने से मामला और बिगड़ सकता है। उन्हें उनके किए की सज़ा जरूर मिलेगी, मेरा आपसे वादा है। एसीपी विशाल के कहने पर उनके गुस्से का स्तर थोड़ा कम हुआ था। आर्यन कपूर उन्हें देख नहीं पाया था, लेकिन उनकी बातों पर वो पीछे खड़े सब सुन रहा था। वे इस बात से अनजान थे कि चौथा आरोपी उनके सामने ही बैठा है। अगर उन्हें पता चल जाता तो वे आर्यन कपूर को वहीं पर उसी वक्त ख़त्म कर देते
और कोई कुछ नहीं कर पाता। मेरी बच्ची उनके अत्याचार की वजह से माँ बनने वाली है। अब बताइए हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं इस गम और बदनामी को लेकर। उनकी आवाज़ अचानक से बाहर आई थी। वे पूरी तरह टूट चुके थे। आर्यन ने दिल दहला देने वाली बात सुनकर सांस रोक ली थी। एसीपी विशाल ने उसे तिरस्कार और नफरत भरी निगाहों से देखा था तो वो अंदर से कांप गया। आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें राघव जी, आपकी बेटी को पूरा इंसाफ मिलेगा। ऐसा केस बनाऊंगा कि भारी जुर्माने के साथ उम्र कैद भी होगी। बस आप हिम्मत रखें और अपनी बेटी का ख्याल रखें। मैं उसकी इज्जत पर कोई समझौता नहीं होने दूंगा। मैं इन दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगा। एसीपी विशाल ने दृढ़ता से कहा। राघव जी टूटे हुए मन से वहां से चले गए। एसीपी विशाल एक ईमानदार अधिकारी था, इसीलिए उन्हें उस पर पूरा पूरा विश्वास था कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। क्या तुम उस लड़की से शादी करोगे? अचानक से एसीपी विशाल ने आर्यन से ये सवाल कर दिया तो आर्यन कपूर एकदम सन्न रह गया। हैरान होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर आर्यन कपूर। इस पेशे में मेरा 7 साल का अनुभव है। मुझे अपराधियों की पहचान करना आता है। तुम्हें अपने किए पर पछतावा है, तभी तुमने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जबकि बाकी लोगों से उगलवाने में हमें 3 से 4 दिन लगातार पूछताछ और सख्ती करनी पड़ी। तब जाकर उन्होंने सच कबूला था। मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ऑप्शन है। ये इसलिए नहीं कि तुम मेरे पुराने दोस्त रह चुके हो, बल्कि इसलिए कि उस लड़की को अब शायद ही कोई अपनाएगा, क्योंकि आज के समय में लोगों में इतना साहस नहीं है। अपने गुनाहों का बोझ उठाना ही उनके लिए काफ़ी है। किसी और के गुनाह का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। एसीपी विशाल वापस अपनी सीट पर बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा और कुछ देर के बाद बोला, 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला, अपने बाकी बिगड़े हुए दोस्तों की तरह हमेशा की तरह जेल की सलाखों के पीछे सजा काटो, और दूसरा, भारी जुर्माने के साथ उस लड़की को इज्जत के साथ अपना लो। तुम्हारी सज़ा में कुछ राहत दी जाएगी और तुम जेल जाने से बच जाओगे। और सबसे बड़ी सज़ा तुम्हारी जो कम होगी वो है तुम्हारा पछतावा। मैं जानता हूँ तुम्हारा पछतावा तुम्हें न जीने देगा और न मरने देगा। उस लड़की को अपनाने के बाद शायद तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए। अब बताओ तुम्हारा क्या फ़ैसला है? एसीपी ने पूरी बात समझाकर उससे पूछा। मुझे मंजूर है, उसने थकी हुई सांस छोड़ते हुए कहा। उसे अपने गुनाह का प्रायश्चित करने का मौका मिल रहा था, वो मना कैसे करता? सब कुछ स्वीकार करना होगा, उस बच्चे को अपना नाम देना होगा जो शायद तुम में से किसी का भी हो सकता है। एसीपी विशाल ने सख्ती से कहा। आर्यन कपूर के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। मुझे सब स्वीकार है, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। उसने सिर झुकाकर सब कुछ मान लिया। एसीपी विशाल ने तुरंत सभी शर्तों के कागजात तैयार करवाकर उसके सामने रख दिए। इसमें ये साफ लिखा है कि अगर तुमने कुछ समय के बाद आस्था को छोड़ दिया, उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ दी, उसके साथ किसी भी प्रकार की बदसलूकी की या उसके अधिकार पूरे करने से कतराए, तो पुलिस तुम्हें बिना किसी की अनुमति के गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल देगी और तुम्हारा वो प्रभावशाली परिवार भी कुछ नहीं कर पाएगा। कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए एसीपी विशाल ने सारी शर्तें उसे स्पष्ट कर दी थीं। यहाँ पर साइन करो। एसीपी की हिदायत के अनुसार उसने दस्तावेज के अंत में अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब तुम जा सकते हो। कल पुलिस स्टेशन में कोर्ट मैरिज होगा। अपने गवाहों के साथ आ जाना। अगर माँ बाप राजी हों तो उन्हें भी साथ ले आना। मैं लड़की और उसके परिवार को बुला लूँगा, एसीपी विशाल ने कहा। और आर्यन कपूर ये अंतिम बात सुनकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। पुलिस स्टेशन में एसीपी विशाल ने साफ कहा था कि ये कोई ज़बरदस्ती या भावनात्मक फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह कानूनी प्रतिक्रिया के तहत ये सब कुछ होगा। आस्था को पहले ही समझा दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से ही फैसला लेगी। अगर वो राजी नहीं है तो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दोनों से उनकी सहमति ली गई और बयान दर्ज किए गए। दोनों परिवारों को भी बुलाकर उनकी रजामंदी ली गई और सब कुछ रिकॉर्ड में लिखा गया। आस्था ने रोते हुए लेकिन अपनी मर्जी से हाँ कहा और आर्यन कपूर ने भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए और ये साफ कर दिया कि अब ये मामला कानून के रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस तरह ये पूरा मामला पुलिस और कानून की देखरेख में बिना किसी दबाव के कानूनी तरीके से पूरा किया गया। उसके बाद पूरे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विशाल ने एक मंदिर में उन दोनों की शादी करवाई थी और शादी के तुरंत बाद आस्था को विदा कर दिया गया। वो रोते हुए आर्यन कपूर के साथ उस महल जैसे घर में आ गई थी। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। दरवाजे से अंदर आते ही उनके कदम विक्रम कपूर की गुस्से भरी आवाज़ पर रुक गए थे। क्यों नहीं आ सकती? मैं शादी करके इसे यहाँ पर लाया हूँ। आर्यन कपूर ने आस्था का हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। इस गंदगी के ढेर को यहाँ से लेकर जाओ। मिसेज कपूर भी गुस्से में बोली।
इस गंदगी के ढेर में आपके ही परिवार का खून शामिल है। वो दर्द से बोला, जो उसके गुनाह जानते हुए भी उस मासूम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से अभी इसी वक्त निकल जाओ, विक्रम कपूर ने गरज कर कहा। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। अगर इसने गुनाह किया है तो उसे सुधरने का हक भी है। इसे इस तरह घर से मत निकालिए। अजय ने अपने पिता को शांत करने की कोशिश की। मेरा घर कोई सुधार केंद्र नहीं है। ये जहाँ चाहे जाकर अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे, लेकिन ये नीच गंदी लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। उनका लहजा घृणा से भरा हुआ था। आस्था के चेहरे पर दर्द भरे भाव भर आए थे। इस अपमान से उसकी आंखें भर आई थीं। उसने नफरत भरी नज़रों से अपने साथ खड़े आर्यन कपूर को देखा, जो उसका हाथ थामे खड़ा था, और वो अपने मन में सोच रही थी कि इज्जत लूटने वाले कब से इज्जत के और रिश्तों के रखवाले बन गए। वो दर्द से सोचती रह गई। ठीक है, अगर मेरी पत्नी को इस घर में आने की इजाज़त नहीं तो मैं भी कभी इस घर में नहीं आऊँगा, जब तक कोई हमारे इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेता। उसने पत्थर जैसे सख्त लहजे में कहा, जिससे विक्रम कपूर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। निकल जाओ इस घर से अभी इसी वक्त। तुम्हारी जैसी औलाद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, जिसने हमारा सिर शर्म से झुका दिया। अपने इस गुनाहों की पोटली को अपने साथ ही ले जाओ। वो आग बबूला होकर चिल्लाए। आर्यन कपूर की बर्दाश्त अब ख़त्म हो चुकी थी। वो आस्था का हाथ थामे बिना कुछ कहे घर की दहलीज को पार कर गया। विक्रम कपूर गुस्से में कमरे में चक्कर काटते रह गए, जबकि उनकी पत्नी बेटे को जाता देखते रो पड़ी थी। वो उसे अपनी निजी फार्म हाउस पर लेकर आया था, जो उसके नाम पर उसकी निजी संपत्ति था। ये जगह शहर से काफ़ी दूर थी, जहाँ 2 नौकरानियाँ और एक ड्राइवर हमेशा रहते थे। वो यहाँ कभी कभी आता था। आस्था ने एक नज़र उस सुंदर से घर पर डाली, लेकिन उसके मन में कोई खुशी नहीं थी। आओ, तुम्हें हमारा कमरा दिखाता हूँ। आर्यन कपूर उसका हाथ पकड़कर ऊपर ले जाने लगा, लेकिन उसने ज़ोर से उसका हाथ झटक दिया और वो वहीं रुक गया। आपसे शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। मैं आपको कभी अपना पति नहीं मानूंगी, इसीलिए मुझ पर हक जताने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अपनी जान तो ले सकती हूँ ना। वो गुस्से और दर्द से बोल पड़ी। उसकी बातों ने आर्यन कपूर का दिल दुखा दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आस्था, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसे उसकी हालत समझ आ रही थी। आपकी शर्मिंदगी से मेरे दामन पर लगा दाग नहीं मिटेगा। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी आर्यन कपूर, वो रोते हुए बोली, और उसकी आवाज़ टूट गई। वो उसे चुपचाप देखता रहा। उसके पास जाकर उसे शांत करने का या माफ़ी मांगने की भी उसके अंदर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसका गुनाह बहुत बड़ा था। उसने उस मासूम लड़की की ज़िंदगी और उसकी इज्जत को चोट पहुंचाई थी। आस्था टूट चुकी थी और वह वहाँ से चुपचाप चला गया, ताकि उसे थोड़ा समय मिल सके। आस्था की ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी। उस दिन के बाद दोनों के बीच कोई बात या कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। नौकरानियां आस्था का पूरा ख्याल रखती थीं। उसका 3रा महीना शुरू हो चुका था। आर्यन कपूर के कहने पर नौकरानियां हर समय उसके साथ रहती। उसकी हर ज़रूरत तुरंत पूरी कर दी जाती। वो खुद सुबह घर से निकल जाता और रात को लौटता था। आस्था पूरा दिन या तो सोती रहती या बेचैनी में इधर से उधर घूमती रहती। उससे बात करने वाला इस घर में कोई भी नहीं था और वो अपनी किस्मत को कोसती रहती। ये एक सामान्य सा दिन था जब डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आर्यन कपूर उसके कमरे में आया था। आस्था दुपट्टा एक तरफ रखे दर्द से करा रही थी। उसके पेट के दोनों तरफ तेज दर्द हो रहा था। आस्था, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो घबराकर उसके पास आया। मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, वो दर्द से झुकते हुए बोली, और आर्यन का दिल डर से बैठ गया। वो जल्दी से उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया, उसके पेट में जगह बहुत कम है और बच्चा थोड़ा बड़ा है, इसीलिए हिलने डुलने पर दर्द होता है। तो क्या डिलीवरी तक ऐसा दर्द होता रहेगा? उसने चिंता से पूछा। हाँ, लेकिन मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, इन्हें समय पर देना होगा और इनका बहुत ध्यान भी रखना होगा। ये बहुत नाजुक स्थिति है, कम उम्र में प्रेगनेंसी है, इसीलिए इन्हें खुश और तनाव से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। वो आस्था को लेकर घर आ गया। अब उसने ठान लिया था कि उसकी नफरत के बावजूद वो उसका पूरा ध्यान रखेगा और उसके साथ साये की तरह रहेगा। चलो तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए एकदम ताज़ा फ्रेश जूस लेकर आता हूँ। वो उसे प्यार से बच्चों की तरह समझाकर बोला था, जबकि आस्था ने नफरत से चेहरा मोड़ लिया। आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, वो गुस्से और दर्द से बोली। डिलीवरी तक मैं इसी कमरे में रहूँगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं कहीं और जाऊँगा, उसने सख्त लहजे में कहा। आस्था के पूरे शरीर में आग लग गई। ठीक है, आप मत जाइए, मैं ही चली जाती हूँ,
वो गुस्से से उठी थी कि आर्यन कपूर ने उसका हाथ पकड़कर उसे सामने से रोक दिया। जिद मत करो आस्था, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अपना नहीं तो कम से कम इस बच्चे का तो सोच लो, इसका क्या कसूर है। वो दबे हुए गुस्से में बोला। एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली और फिर अचानक दोनों के दिलों की धड़कनों में हलचल सी मच गई थी, और जिन्हें दोनों ही समझ नहीं पाए थे। आस्था चाह कर भी उसके सामने कुछ न कह सकी। वो चुपचाप वापस बिस्तर पर लेट गई और सिर तक कंबल ओढ़कर सो गई। आर्यन ने राहत की सांस ली और किचन में जाकर नौकरानी से जूस लाने को कहा। सुबह वो गहरी नींद में सो रही थी कि किसी ने उसे आवाज़ देकर जगाया। उसने आंखें खोलीं तो आर्यन उसके पास झुका हुआ था। वो एकदम से चौंक कर उठ बैठी। आप यह क्या कर रहे हैं? वो एकदम गुस्से से चीख कर बोली। वो भूल गई थी कि अब आर्यन उसी के कमरे में रहता है। कल रात भी वो उसके सोने के बाद उसके पास आकर सो गया था। चलो उठो और नाश्ता करो, दवा भी लेनी है ना, कितनी देर से सो रही हो। वो जल्दी से बोलते हुए नाश्ते की ट्रे उसके सामने रख देता है। उसके इस तरह हक भरे अंदाज से आस्था अंदर ही अंदर गुस्से के मारे चिढ़ जाती है। वो लगातार उसे अपनी मर्जी से चला रहा था और वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे आपका लाया हुआ नाश्ता नहीं चाहिए, मैं नौकरानी से कहकर अपना नाश्ता खुद बनवा लूँगी, आपको तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो तंज कसते हुए बाथरूम में चली गई। आर्यन वहीं बाहर उसके आने का इंतज़ार करता रहा। लगभग आधे घंटे के बाद वो बाहर आई। तब तक नाश्ता ठंडा हो चुका था। उसके भीगे भीगे बाल और साफ सुथरा चेहरा देखकर आर्यन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया, जैसे वो उसकी ओर खिंच गया हो। आस्था उसे नज़रअंदाज करते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने बाल सुलझाने लगी। आर्यन उसकी हरकतों से थोड़ा परेशान होकर नौकरानी को फिर से ताज़ा नाश्ते के लिए कहने चला गया। थोड़ी देर के बाद नाश्ता आ गया। आ जाओ आस्था, नाश्ता ठंडा हो रहा है, वो उसे देखते हुए बोला। मुझे नहीं खाना नाश्ता। वो फिर से अपने बाल संभालने लगी। आर्यन ने गहरी सांस ली और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती बिस्तर पर बिठाया और ख़ुद भी सामने बैठ गया। आस्था गुस्से से छटपटाई, लेकिन उसने उसकी कलाई नहीं छोड़ी। आप खाओगी या मैं खिलाऊं? वो उसे देखते हुए बोला। आस्था मजबूरी में नाश्ता करने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने उसे दवा भी दी और कमरे से बाहर चला गया। आस्था की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी, लेकिन आर्यन कपूर का चेहरा देखकर उसे हमेशा गुस्सा और घृणा महसूस होती थी। वो चाहती तो उसे ऐसी सज़ा देती कि वो कभी भूल नहीं पाता, लेकिन यहाँ वो खुद ही बेबस थी। वो रात को थका हुआ घर आया। उसने आते ही अपना बैग सोफे पर रखा और हल्का सा लेट गया। साहब, खाना लगाऊं क्या? नौकरानी ने पूछा और उसने नाम सिर हिला दिया तो वो चली गई। आस्था ने खाना खा लिया? आर्यन ने जाते हुए पूछा। जी साहब, उन्होंने खा लिया है, नौकरानी ने जवाब दिया। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। वो बैग उठाकर ऊपर चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही वो वहीं रुक गया। आस्था नहाकर उसके लाए हुए काले रंग के कपड़े पहने अपने पीछे की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पीछे की डोरी तक उसके हाथ नहीं पहुंच रहे थे। गला थोड़ा बड़ा था, जिससे उसकी सफ़ेद कमर दिख रही थी। आर्यन कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया, फिर खुद को संभाल कर अंदर आ गया। हेलो, उसने बैग सोफे पर रखते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर आस्था जल्दी से शर्माते हुए दुपट्टा ओढ़ लेती है। लाओ, मैं मदद कर देता हूँ। आर्यन पीछे जाकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं खुद कर लूँगी। वो जाने लगी, लेकिन आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर हल्के से उसे रोक लिया और डोरी बांध दी। आस्था तुरंत उसकी पकड़ से निकलकर पीछे हट गई। मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए, मुझे आपसे और आपके स्पर्श से नफरत महसूस होती है, वो गुस्से में बोली। आर्यन चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। मैं तुम्हारा पति हूँ आस्था, कोई गैर नहीं हूँ। कब तक तुम मुझसे नफरत करती रहोगी? उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं आपको नफरत की मार मारती रहूँगी। आप मेरे गुनहगार हैं, आपने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी को अंधेरे में बदल दिया। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो जहरीले सांप की तरह फुंकारती हुई कमरे से निकल गई। आर्यन वहीं बैठकर सिर हाथों में लिए टूट गया। जहाँ आस्था का दिल उसकी नफरत से भरा था, वहीं आर्यन का दिल उसकी मोहब्बत से रोशन हो चुका था। लेकिन उसकी मोहब्बत धीरे धीरे आस्था की नफरत के तूफान में बुझती जा रही थी। पलक झपकते ही 9 महीने बीत गए। आस्था ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसने उसे ना तो गोद में उठाया और ना ही उसे देखने की इच्छा दिखाई। उसके माँ बाप कुछ समय पहले उससे मिलकर जा चुके थे। आर्यन अब उसकी बेरुखी से अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो उस मासूम बच्चे को उसके किए की सज़ा क्यों दे रही है। वो चाहता था कि वो समझे कि ये बच्चा निर्दोष है,
लेकिन आस्था जैसे अंदर से पत्थर बन चुकी थी। उस पर किसी बात का असर नहीं होता था। पूरा दिन वो बच्चे से दूर रहती या फिर सोई रहती। बच्चा भूख से रोता रहता और नौकरानी मजबूरी में उसे दूध पाउडर दे देती, जिससे उसकी तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। प्लीज आस्था, इस मासूम को दूध पिला दो, ये रो रहा है। आर्यन थककर फिर से उससे विनती करने आया था, जबकि आस्था उसे नज़रअंदाज करके टीवी देखने में लगी थी। ये आपकी औलाद है, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। वो हमेशा की तरह वही कठोर जवाब देकर फिर से टीवी देखने में व्यस्त हो गई। आर्यन मजबूरी में टूटे हुए हालात में जयान को लेकर किचन में चला गया। वहाँ उसने रोते हुए बच्चे के लिए डब्बे का दूध तैयार किया और फीडर में डालकर उसे पिलाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा लगातार रोता रहा और दूध नहीं पी रहा था। वो उसे प्यार से थपथपाकर चुप कराने की कोशिश करता रहा, लेकिन जयान का रोना रुक नहीं रहा था। उसने रो रो कर अपना गला तक सुखा लिया, फिर भी फीडर उसके मुंह तक नहीं लगा। आखिरकार आर्यन का सब्र अब टूट चुका था। वो गुस्से और बेबसी में बच्चे को लेकर वापस आस्था के पास आ गया, जो अभी भी टीवी देखने में व्यस्त थी। आर्यन के सख्त और गुस्से भरे व्यवहार को देखकर आस्था थोड़ी सी घबरा गई। उसने रोते हुए बच्चे को धीरे से एक तरफ रखा और उसके पास आ गया। आस्था, इसे दूध पिला दो, वरना ये मर जाएगा, आर्यन ने पत्थर जैसे सख्त लहजे में लाल आंखों से कहा। आज वो पहली बार उसे इस तरह बात कर रहा था, वरना उसका लहजा हमेशा उसके लिए नरम होता था। मैं पहले ही आपको जवाब दे चुकी हूँ, इसलिए मुझे मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है। आस्था ने उसके सख्त तेवर देखकर कुछ डरते हुए लेकिन बाहर से हिम्मत दिखाते हुए कहा। ठीक है फिर, अब जो भी तुम्हारे साथ होगा ना, उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये कहते हुए वो उसे खींचकर जयान के पास ले गया। वो चीखी, लेकिन वो बच्चे को उसकी गोद में दे चुका था और उसकी शर्ट का एक हिस्सा हल्का सा ऊपर कर दिया ताकि बच्चा दूध पी सके। आस्था उसकी हरकत से सन्न रह गई, जबकि वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ उसकी बिरा के हुक भी खोल चुका था। बिरा हटाते हुए जयान को वो उसके सीने से लगा गया। दूध मुंह में जाते ही बच्चा गूं गूं की आवाज़ों के साथ दूध पीने लगा था। एक सनसनाहट थी जो आस्था के पूरे वजूद में फैल गई थी। उसने खुद को छुड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे इस तरह थाम रखा था कि वो चाह कर भी खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी। जैसे ही जयान को माँ का दूध मिला, वो रोना बंद करके सुकून से दूध पीते हुए शांत हो गया। आस्था गुस्से और नफरत भरी निगाहों से आर्यन को देख रही थी। शर्म के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आर्यन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। कुछ देर के बाद जब जयान दूध पी चुका तो आर्यन उठकर खड़ा हुआ। रोज इसे दूध पिला दिया करो, वरना मेरे पास ये तरीका तो है ही, उसने हल्के धमकी भरे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर आस्था के अंदर गुस्से की आंख भड़क उठी। मगर उसके बस में होता तो वो आर्यन की पूरी दुनिया उजाड़ देती, लेकिन दूसरी तरफ आर्यन भी उसी की जिद और बेरुखी की वजह से ये सब करने पर मजबूर हो रहा था। मगर आस्था अपनी नज़रों में सिर्फ खुद ही टूटी हुई और बेबस लगती थी, बाकी सब उसे बेरहम और जालिम दिखाई देते थे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब आस्था आर्यन कपूर की सख्ती और बेबाक अंदाज से घबराकर जयान को दूध पिलाने लगी थी। धीरे धीरे उसके अंदर माँ का प्यार भी जागने लगा था। आखिर कब तक वो खुद को पत्थर बनाए रखती। जब आर्यन घर पर नहीं होता तो वो जयान को ढेर सारा प्यार भी करती, उसे सीने से लगा कर रखती, लेकिन जैसे ही आर्यन वापस आता वो बच्चे को उसके हवाले करके फिर से खुद को उससे और बच्चे से दूर कर लेती। ऑफिस से लौटकर आर्यन ही जयान को संभालता, उसके साथ खेलता, उसे प्यार करता। दोनों अब भी अलग अलग कमरों में रहते थे। जयान रात में आर्यन के कमरे में सोता और सुबह ऑफिस जाते वक्त वो उसे आस्था के कमरे में छोड़ जाता। आर्यन अंदर ही अंदर आस्था की बेरुखी से टूट रहा था। उसकी नफरत धीरे धीरे उसे अंदर से खोखला कर रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे जयान के लिए जी रहा था। एक दिन ऐसा खुलासा हुआ कि जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। एसीपी विशाल ने उसे डीएनए रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में साफ था कि जयान किसी और का नहीं बल्कि उसी का बेटा था। ये सच जानकर वो अजीब सी हालत में चला गया। उसके अंदर खुशी और दर्द दोनों एक साथ उमड़ पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का सच जानकर खुश हो या फिर अपने किए हुए गुनाह पर शर्मिंदा होकर टूट जाए। पछतावे से उसकी आंखों से एक आंसू निकल पड़ा। शायद ऊपर वाला उस गुनहगार इंसान पर बहुत मेहरबान था, जो बार बार उसे बड़े बड़े इम्तिहानों से बचा रहा था। घर पहुंचते ही वो दीवानों की तरह भागकर जयान के पास गया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। आस्था हैरानी से उसे देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आर्यन आज जयान को इस तरह क्यों प्यार कर रहा है और इतना बेचैन क्यों लग रहा था। रात के खाने के बाद वो नीचे लॉन्ज में चाय लेने आया था कि अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। गिरने से पहले उसने खुद को सोफे का सहारा देकर संभाल लिया। पिछले 2 महीनों से उसके साथ ऐसा बार बार हो रहा था। कभी अचानक चक्कर आने लगते,
कभी आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता तो कभी सिर दर्द से फटने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, चेहरे की हड्डियां तक उभर आई थीं। वो कहीं से भी पहले वाला आर्यन कपूर नहीं लगता था। आस्था ने उसकी बदलती हालत को गहराई से महसूस किया था। अब वो उसे कटा कटा भी रहने लगा था, जैसे खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा हो। अब हाल ये था कि वो उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी कम कर चुका था। उनके बीच अब किसी बात पर बहस नहीं होती थी। आर्यन कपूर चुपचाप उसकी हर बात मान लिया करता था। आस्था ने जो नफरत का महल अपने दिल में खड़ा किया था, वो धीरे धीरे टूट कर बिखरने लगा था। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे। जयान अब 2 साल का हो गया था, लेकिन उनके रिश्ते में अजनबियत अब भी बाकी थी। इन 3 सालों में आस्था ने आर्यन से नफरत करते हुए उसे अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मानकर खुद को उसी आग में जलाया था। लेकिन अब शायद वो थक चुकी थी, लगातार नफरत करते करते और बदला लेते लेते। आखिर वो भी तो एक इंसान थी। आर्यन कपूर उसकी हर बेरुखी, हर ताने और हर नफरत को चुपचाप सहता रहा। उसने कभी उसके साथ बदसलूकी नहीं की, हर हाल में उसे इज्जत दी, उसका ख्याल रखा और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे आस्था का दिल बदलने लगा। वो चाह कर भी खुद को आर्यन से दूर नहीं रख पा रही थी। उसे इंसान से जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, उससे प्यार हो गया था। उसका दिल उस इंसान को माफ़ कर चुका था जिसने अपने गुनाह की सज़ा 3 साल तक हर पल भुगती थी। आर्यन ने सिर्फ उसे अपना नाम ही नहीं दिया था, बल्कि समाज में सम्मान भी दिया था। उसके लिए वो अपने परिवार से दूर हो गया था। अब आस्था का ज़मीर उसे बेचैन करने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि अगर आर्यन कभी गलत था, तो अब वो खुद भी उसकी मोहब्बत और तकलीफ़ को अनदेखा देख करके जुल्म कर रही थी। मिस्टर कपूर, क्या आपको पता है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है? आर्यन कपूर आज अपने लगातार सिर दर्द की वजह से डॉक्टर के पास चेकअप कराने आया था। कुछ टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने जैसे उसके सिर पर बम फोड़ दिया था। वो वहीं सुन्न होकर बैठ गया। डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? वो यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो सकती थी? वो तो अपने सिर दर्द को एक मामूली सा दर्द समझ रहा था। जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ मिस्टर कपूर, आपको ब्रेन ट्यूमर है। ये देखिए आपकी रिपोर्ट्स। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स उसकी तरफ बढ़ा दी। रिपोर्ट्स देखते ही उसकी सांसें जैसे थम गईं। आंखों में गहरा सदमा और अविश्वास था। वो किसी मरे हुए इंसान की तरह अस्पताल से बाहर निकला। घर पहुंचा तो आस्था जयान को खाना खिला रही थी। उसकी हालत देखकर वो ठिठक गई। उसके चेहरे पर अजीब सी बीरानी थी, लेकिन अपने अहंकार और झिझक की वजह से वो उससे कुछ पूछ नहीं सकी। आर्यन बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने आज जयान को भी गोद में नहीं लिया था, जबकि रोज घर आते ही सबसे पहले वो उसी को प्यार करता था। आस्था के दिल में अजीब अजीब से डर उठने लगे थे। उसे लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसकी बेरुखी से तंग आकर किसी और की तरफ झुक गया हो। कुछ देर के बाद आर्यन कमरे से बाहर आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। ये लो, इस घर के कागजात हैं। मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया है और मेरी बाकी सारी प्रॉपर्टी जयान के नाम कर दी है। ये शब्द नहीं थे, जैसे जलता हुआ बारूद था जिसने आस्था की पूरी दुनिया हिला दी। उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब मेरे और जयान के नाम क्यों कर रहे हैं? उसके कांपते होठों से ये शब्द मुश्किल से निकले थे। उसके सवाल पर आर्यन कपूर की आंखों में लालिमा उतर आई। उसने खुद को संभालते हुए आंखें बंद कर लीं, फिर दूसरे हाथ में पकड़ी हॉस्पिटल की फाइल उसकी तरफ धीरे से बढ़ा दी, जिसे आस्था ने कांपते हाथों से थाम लिया। उसके दिल में अजीब सा डर उठ रहा था। आर्यन का उतरा हुआ चेहरा किसी बड़ी अनहोनी का एहसास करा रहा था। उसने फाइल खोली और उस पर लिखा पढ़ती उसकी आंखें सदमे से फैल गईं। फाइल उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई। आस्था, तुम्हारी बद्दुआ लग गई आर्यन कपूर को। अब मेरा और मेरे गुनाहों का अंत होने वाला है। तुम्हें इंसाफ मिल गया, वो दर्द भरी आवाज़ में बोला। उसके शब्द आस्था के दिल को चीर गए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो तड़प कर रोते हुए उसके सीने से जा लगी। आर्यन उसकी इस हरकत पर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। उसे तो लगा था कि यह खबर सुनकर आस्था खुश हो जाएगी, उसके दिल को सुकून मिल जाएगा, मगर सब उसकी सोच के उलट हुआ था। वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसकी अपनी आंखों में भी नमी उतर आई थी। मेरे बाद जयान का ख्याल रखना आस्था, वो किसी और का नहीं, हमारा खून है। हम दोनों का बेटा है। आस्था के रोते हुए शरीर में जैसे अचानक से हरकत रुक गई। उसने भीगी आंखों से आर्यन की ओर देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ था। भला ऐसा कैसे हो सकता था कि जयान सिर्फ उसी का बेटा कैसे हो सकता था? ऐसे मत देखो आस्था, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे भी कुछ महीनों पहले ही इस सच्चाई का पता चला था और मैं खुद हैरान रह गया था।
शायद भगवान ने मेरे गुनाहों की सज़ा थोड़ी सी कम कर दी। वो टूटे हुए स्वर में बोल रहा था। वो बिखरा हुआ और बेहद थका हुआ लग रहा था। मुझे माफ़ कर देना आस्था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरे किए की सज़ा जियान को मत देना। वो तुम्हारा भी बेटा है। उसकी बातें सुनकर आस्था तड़प उठी थी। नहीं नहीं आर्यन, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, वो रोते हुए कह रही थी। आर्यन उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। आखिरी अचानक से उसे क्या हो गया था? पत्थर दिल आस्था आखिर मोम कैसे बन गई? जिंदगी और मौत पर हमारा कोई बस नहीं होता आस्था, ये सब भगवान के हाथ में है। उसने नरम लहजे में उसे समझाना चाहा, मगर वो फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं आर्यन, आप ऐसे नहीं जा सकते, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे दिल की दुनिया उजाड़ कर आप नहीं जा सकते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बिना मैं मर जाऊंगी। वो अपने जज्बातों में बहती चली गई। उसके इकरार पर आर्यन कपूर स्तब्ध रह गया था। उसे अपनी मोहब्बत तब मिली थी जब उसकी इस दुनिया से लौटने का वक्त आ चुका था। उसका दिल दर्द से भर गया। काश आस्था, तुमने ये बात पहले कह दी होती तो आज ये बीमारी मेरी जान पर बोझ बनकर न आती। वो दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता हुआ उसे अपनी बाहों में कस चुका था। वो खामोशी से रो रहा था। दिल का दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। आपको कुछ नहीं होगा आर्यन, मैं कह रही हूँ ना, आप ठीक हो जाएंगे, आप अपना इलाज करवाएंगे। आपको मेरे लिए ठीक होना पड़ेगा, वरना याद रखिए आपके बाद मैं भी जी नहीं पाऊंगी, फिर हमारा बेटा अनाथ हो जाएगा। उसकी बातों ने आर्यन का दिल हिलाकर रख दिया। वो जैसे पागल सी हो गई थी। उसने आर्यन कपूर से जितनी शिद्दत से नफरत की थी, अब उतनी ही शिद्दत से उससे मोहब्बत भी करने लगी थी। मुझे माफ़ कर दीजिए आर्यन, मैं आपके प्यार की कदर नहीं कर सकी, मगर अब मैं आपसे दूर नहीं रह पाऊंगी। आपकी जुदाई मुझे मार डालेगी। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। उसके दिल का दर्द आंखों के रास्ते बहता चला गया। ठीक है आस्था, हम साथ जिएंगे। मैं भी तुमसे दूर होकर जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे और जियान के लिए भगवान से अपनी ज़िंदगी मांगूंगा और हार नहीं मानूंगा। उसकी बातों से आस्था को जैसे सुकून मिल गया था। उसकी हिचकियाँ धीरे धीरे थमती चली गईं। आर्यन ने उसका चेहरा अपने सीने से हटाया और अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछ दिए। वो नम आंखों के साथ हल्का सा मुस्कुराई थी। आर्यन कपूर को उसका यूँ मुस्कुराना बहुत अच्छा लगा। अगले ही पल वो खुद ब खुद फिर से उसके सीने से लग गई। आर्यन ने उसे किसी अनमोल चीज़ की तरह अपनी बाहों में समेट लिया। आस्था के प्यार के इजहार ने उसे फिर से जीने की वजह दे दी थी। वो मौत से लड़ गया था, जैसे उसे ज़िंदगी दोबारा मिल गई हो। उसकी शर्मिंदगी और पछतावा कबूल हो गया था और उसकी दुआएं सुन ली गई थीं। 8 साल के बाद आर्यन उठ जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। वो उसके ऊपर से कम्बल खींचते हुए थोड़ी झुंझलाहट से बोली थी, जो कब से उसे जगाने की कोशिश करते करते अब बुरी तरह से थक चुकी थी। आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा, उसने कंबल से चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। आस्था ने हैरानी से उसे घूरा। वो दिन ब दिन आराम करने का आदी होता जा रहा था। किस खुशी में? कल भी आपने ऑफिस से छुट्टी ली थी, वो नकली गुस्से से बोली। आर्यन उठकर बैठ गया। क्यों? तुम्हें मेरे घर पर रहकर बच्चों के साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता? वो मुंह फुलाते भौं उचकाकर बोला तो बहुत प्यारा लगा। आस्था हल्का सा मुस्कुरा दी। आर्यन कपूर की मोहब्बत ने उसकी ज़िंदगी की सारी उदासी मिटा दी थी। आज उसे सच में भगवान के इंसाफ पर यकीन हो गया था। अगर ज़िंदगी ने उससे बहुत कुछ छीना था तो उसी ज़िंदगी ने ब्याज के समेत उसे आर्यन का प्यार लौटाया भी था। अब हंस क्यों रही हो? जवाब दो ना, वो नकली सा मुंह फुलाकर बोला। मैं तो बस ये सोचकर हंस रही थी कि इतना प्यारा और किसी शहजादे जैसे शान रखने वाला इंसान मेरा हमसफ़र कैसे बन गया। वो उसके पास आकर बैठ गई। बहुत मक्खनबाज हो तुम। मेरे बच्चे क्या कम मेरी तारीफ़ करते हैं जो अब तुम भी शुरू हो गई हो? वो उसे कुशन मारते हुए बोला। आस्था खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी मासूम सी हंसी में आर्यन खोसा गया। आस्था ने अपनी मोहब्बत और अपनापन देकर उसकी अधूरी ज़िंदगी को पूरा कर दिया था। जियान तो पहले से था ही उनकी ज़िंदगी में, फिर कनक और आशु के आने से उनकी खुशियाँ और भी बढ़ चुकी थीं। वो प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हैं? वो उसकी नज़रों से शर्मा कर बोली थी। कुछ नहीं। इतना कहकर उसने प्यार से आस्था के माथे पर अपने होंठ रख दिए। वो उसकी हर खुशी और हर दुख की साथी थी, उसकी पूरी दुनिया थी, जिसकी मोहब्बत और सच्चाई ने उसके घर को सुकून से भर दिया था। आस्था सुकून से मुस्कुरा दी और आर्यन कपूर के सीने पर सिर रखकर आंखें बंद कर लीं। सच कहते हैं, भगवान इंसाफ करने वाला है। आर्यन ने दिल से पश्चाताप महसूस करते हुए आस्था की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए और शायद इसीलिए भगवान ने उसे माफ़ करते हुए उसकी सज़ा कम कर दी थी। तो वहीं आर्यन के तीनों दोस्त मयंक, यश और जैन, जिन्होंने आस्था के साथ साथ कई और लड़कियों के साथ जुल्म करने के अपराध में
उम्र कैद की सज़ा पाई थी। मयंक ने जेल की घुटन भरी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड कर लिया था। तो वहीं पिछले हफ्ते आर्यन को पता चला कि यश को ब्लड कैंसर हो गया है और जैन की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे और उसे पागल खाने में एडमिट कर दिया गया था। आर्यन कभी कभी अकेले में सोचता था कि भगवान ने उसके हिस्से में इतनी कम सज़ा क्यों लिखी, और फिर उसे लगता शायद आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। और उस दिन जब वो नशे की हालत में बह गया था तो उसे अपने गुनाहों का पश्चाताप भी किया था। शायद इसीलिए, खैर जो भी था, अब उसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं था सिवाय खुशियों के। आस्था के वजूद और उसके संग बिताए पलों में उसे सुकून महसूस होता था, और अभी भी वो उसे खुद के करीब किए गहरा अनंत सुकून महसूस कर रहा था। दूर कहीं बूढ़े शहतूत के पेड़ की दुआ उस मासूम लड़की के हक में कबूल हो गई थी। अब उसकी ज़िंदगी खुशियों के रास्ते पर चल पड़ी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।